Hello, it's a very lovely good evening from here in Delhi, and hope that each one of you are absolutely fine. It's a great privilege for me, to be very honest with you, to interact with you through this live session. First of all, let me confess it. Correct? तो बेटा ये जो लाइव सेशंस है ये CMA इंटर ग्रुप 1 के लिए है। पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, नंबर 1, तो इसका मतलब ये जो लाइव सेशंस हैं या ये जो लाइव सेशंस में क्लासेस करी जाएंगी, दीज आर एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर CMA एंड नॉट फॉर CA स्टूडेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। करेक्ट? अब ये लाइव सेशंस बेसिकली करने की वजह क्या पड़ी and why we have to start these live sessions? The reason being is that actually of late I was virtually pressured by many a student, so I should start actually live sessions. तो लेकिन लास्ट ईयर जैसे कि तुमने नोट करा होगा, I wasn't quite active on YouTube simply because of the reason that I was preoccupied with many travel schedules. Correct? I was virtually traveling last year from one corner to the another corner of country. So that was the reason I could not actually upload many of video in spite of request. तो बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी लाइव सेशंस करने के लिए, तो I decided that I should go for these live sessions. अब ये जो लाइव सेशन है पहला CMA इंटर ग्रुप 1, बेसिकली ये अपकमिंग एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 और 23 के लिए है। करेक्ट? नंबर 1। अब इस पर्टिकुलर सेशन को रखने के पीछे मेन रीजन क्या है? मैंने अपने 3 डिकेड्स के एक्सपीरियंस में एक चीज नोट करी है कि अनफॉर्चुनेटली जो CMA के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ थोड़ा सा वेरी लवली गुड इवनिंग हार्दिक सिंह राजपूत। तो नोट ये करा मैंने कि जो CMA के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बड़ी नाइंसाफी टाइप से होती है, इन द सेंस कि मार्केट में जो कोर्सेज वगैरह अवेलेबल होते हैं तो कई बार देखने में ये आता है कि जो सेम कोर्स किसी दूसरे प्रोफेशनल बॉडी के लिए है वही कोर्स वो CMA के स्टूडेंट्स को दे देते हैं। तो ये भी एक वजह थी कि एक्सक्लूसिवली CMA के करने का, लेकिन एट द सेम टाइम मैं CA के स्टूडेंट्स को बता दूं जो CA का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी लाइव सेशंस करे जाएंगे, उनके शेड्यूल्स वगैरह आपको बता दिए जाएंगे। लेकिन ये जो सेशन है बेसिकली ये सेशन और ये जो CMA के सेशंस होंगे ये प्योरली CMA वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगे। इसको CA के स्टूडेंट्स बेसिकली ना करें अटेंड तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो सिर्फ CA की क्लासेस को अटेंड करेंगे। करेक्ट? अब जैसे कि मैंने इस कोर्स के टाइटल में भी लिखा था कि इस पर्टिकुलर सेशन में हम बातचीत करेंगे कि आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो क्या है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और टारगेट में मैंने वैसे तो मैंने टाइटल में ये भी लिखा था टारगेट 90%। तो कोशिश मेरी ये भी होगी बताने की कि किस तरीके से इस पेपर में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इस पेपर में CMA ग्रुप 1 में, कि किस तरीके से हम बहुत अच्छी तैयारी करें कि बहुत अंकों के साथ क्या बोलते हैं हमारी परफॉर्मेंस सामने आए। करेक्ट? अब बेटा याद ये रखना है कि जिंदगी में कोई भी चीज अचीव जब करनी होती है ना, तो उसके सारे पैरामीटर्स को पूरा करना बहुत लाजमी है। इस बात से मेरा मतलब क्या है? अब आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि किसी आदमी को अगर माउंट एवरेस्ट, करेक्ट, माउंट एवरेस्ट फतह करना है, चढ़ना है, तो क्या बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के वो चढ़ पाएगा? इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। यानी कि एक पैरामीटर, एक क्राइटेरिया माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ने का ये है कि आप के पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर हो। ऑफ कोर्स उसके बाद हौसला और जज्बा तो चाहिए। इसी तरीके से जब हम प्रोफेशनल लेवल का कोई भी पेपर हो, जब उसमें हमें सक्सेस हासिल करना हो, तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम उसके तमाम पैरामीटर्स को पूरी तरीके से पूरा करें। करेक्ट? और उन पैरामीटर्स में सबसे बड़ी चीज होती है, जो मैंने एक बात ये भी नोट करी कि बहुत से स्टूडेंट्स सिलेबस क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और फिर एग्जामिनेशन में सडनली उनको लगता है, क्या बोलते हैं, कि बहुत सी चीजें ऐसी थी जो उन्होंने नहीं पढ़ी थी। उसकी सिर्फ मेन वजह यह थी कि उन्होंने अपने कोर्स स्ट्रक्चर को, अपने कोर्स को ध्यान नहीं दिया। दूसरी चीज, कोर्स को ध्यान देने के बाद एक बात लाजमी ये भी है कि आपको ये भी पता हो कि उसकी तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस। अब तैयारी करने का ये मतलब नहीं है कि आपने 10 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है लगातार। ये कोई तरीका नहीं है किसी भी चीज की स्टडी करने का, किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करने का। बहुत डेडिकेशन के साथ, रेजोल्यूशन के साथ, रेजोल्यूशन का मतलब है बहुत डीप डेडिकेशन के साथ, करेक्ट, और डिवोशन के साथ आपको अपनी स्टडी करनी होगी। चाहे आप हर दिन
1 घंटा पढ़ें, that is more than sufficient. If you are ready to devote 1 hour daily, that will see to you that you are coming out with flying colors. Correct? खैर, इन चीजों की चर्चा मैं भी थोड़ी बाद में करूंगा. सबसे पहले तो हम आपके कोर्स स्ट्रक्चर को नोट करने की कोशिश करते हैं. अब ये जो कोर्स स्ट्रक्चर मैंने आपके यहाँ शीट में लिखा हुआ है, ये शीट पे मैंने टेलीग्राम चैनल मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं उसमें भी अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं. करेक्ट? यह सेशन के खत्म होने के बाद मैं कमेंट बॉक्स में लिंक एक बार फिर लिख दूंगा, फिर आप वहां से डाउनलोड कर लेना. सबसे पहले तो जो सेक्शन ए है, इनफैक्ट आप नोट करेंगे कि आपका जो एंटायर क्या बोलते हैं कोर्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है. फॉर एग्जांपल पहला सेक्शन है अकाउंटिंग का और वो 25 मार्क का है. सेक्शन बी जो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और वो 40% है, 40%. करेक्ट? उसके बाद फिर नेक्स्ट यूनिट जो है सेक्शन सी, वो 20% की है. सेक्शन सी जो है वो 20% की है. और उसके अलावा जो सेक्शन डी है, करेक्ट, सेक्शन डी डेट कंप्राइजेज ऑफ 15%. इसका मतलब जो पूरा का पूरा आपका कोर्स है वो इन सेक्शंस में डिवाइडेड है. अब दूसरी चीज, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, कई बार बच्चे लाइव चेयर्स में बात करते रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, एक दो चीजें मैं क्लियर कर दूं. अभी कोई भी बच्चा ये क्वेश्चंस ना पूछे, सर क्लासेस फ्री हैं, ये लाइव सेशंस पूरे चलेंगे, हमें पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेंगे, क्या आप पूरा कोर्स कराओगे, इन तमाम क्वेश्चंस के सारे आंसर्स आपको नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे. आप हमारे पर यकीन रखें कि आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु जस्ट सिंपली व्हाट वी कॉल टॉक्स अबाउट रन ऑफ द मिल थिंग्स. ऐसा कुछ नहीं है. आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पहले निश्चिंत होकर के लाइव सेशंस देखें और समझने की कोशिश करें एक्चुअली कि एक्सक्लूसिव तौर पर सीएमए की स्टडीज, खासतौर से इस पेपर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कैसे करी जाएगी. मैंने कहा सबसे पहले जो आपका सेक्शन है, सेक्शन ए की हम चर्चा करते हैं. सेक्शन ए जैसा कि तुम नोट कर रहे हो, अकाउंटिंग बेसिक्स मैंने लिखा हुआ है 25%. इस सेक्शन को बहुत से बच्चे इग्नोर करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जबकि ये सेक्शन कंप्राइज करता है 25% मार्क्स. इस सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक है उनको भी जरा ध्यान से देखें. फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये टाइटल है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर. फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग. अगर मैं ईमानदारी से कहूं, बहुत से बच्चों को ये चीजें पता नहीं होती. 11th-12th में जब उन्होंने अकाउंटिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, तब उन्होंने जरूर अकाउंटिंग का मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस पढ़ा था, लेकिन उसके बाद इस लेवल तक आते आते वो सारी चीजें जो हैं भूल जाते हैं. इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा है, मैंने कहा इसके अंदर आपको अकाउंटिंग मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के बारे में पढ़ना है. करेक्ट? खास तौर से ये जो चैप्टर है कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, इसके बारे में तो आपको और भी अच्छी नॉलेज इस लेवल पे होनी चाहिए. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसके बारे में थोड़ी देर के बाद मैं अभी आपको बताऊंगा. उसके अलावा जो नेक्स्ट है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, एक तो इसके अंदर है मैंने कहा फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसके तहत मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आपको पढ़ना चाहिए. नो डाउट अबाउट दैट, ये कंप्लीट थ्योरेटिकल है, लेकिन आप बाद में देखेंगे. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, जो आपका पहला क्वेश्चन होता है, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो कंप्लीटली सी चेंज हो चुका है. इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, बहुत से बच्चे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लासेस इंग्लिश में होंगी या हिंदी में. कोर्स का टाइटल ही मैंने महाशक्ति रखा हुआ है. उसका रीजन ही ये है, करेक्ट, उसका रीजन ही ये है कि उसका रीजन, अगर महाशक्ति रखा हुआ है या महासंग्राम रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये जो क्लासेस लेंगे मोस्टली हिंदी में ही लेंगे. करेक्ट? तो ये चीज मैं पहले क्लियर कर दूं. जो हमारे इंग्लिश वर्जन कोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल है मार्केट में. उनको आप, जिनको अगर टीचिंग लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पर है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली कोर्सेज को बाय कर सकते हैं. दैट्स अ डिफरेंट मैटर. अब उसके बाद इसमें अगला जो सेक्शन है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस. यहां तक के जो टॉपिक हैं इस सेक्शन में, ये सारे थ्योरेटिकल हैं, लेकिन आपने इसको इग्नोर नहीं करना है. अब इग्नोर क्यों नहीं करना है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, जो आपका पहला पेपर होगा, जिसमें एक रफ शीट ले लूं चले, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, उस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, जैसे कि आप सबको मालूम है, उसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 1 मार्क्स ईच पूछे जाते हैं, और ये सारे एमसीक्यूज होते हैं. ऑल्टरनेटिव आंसर्स आपके पास अवेलेबल होंगे, आपको सिर्फ टिक करना होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम देखने में यह आया है कि जो आपका ये पहला क्वेश्चन है, अधिकतर इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन टॉपिक से पूछे जाते हैं.
इसलिए मैंने कहा कि ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, लेकिन आपकी इसकी बड़ी गहनता से नॉलेज होनी चाहिए, और उसमें भी सबसे ज्यादा आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के बारे में मालूम होना चाहिए। कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन आपको कैटेगराइज करना आना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन जो है कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये बहुत जरूरी है आपके लिए इस लेवल पे जानना। उसके अलावा इस यूनिट के अंदर ये तो थ्योरेटिकल चैप्टर्स थे और कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर हैं, जैसे डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन मैंने देखा बहुत से बच्चे जो हैं अभी तक पुराने मेथड से कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि डेप्रिशिएशन जो था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 से कवर होता था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 से कवर होता था, करेक्ट। सबसे पहले तो बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 में, ये तो नहीं बोलूंगा खत्म हो गया है, हालांकि अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है नहीं। दरअसल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 अब बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 का हिस्सा बन गया है। AS10 पहले हम कहते थे कि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, लेकिन आजकल हम कहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 का ताल्लुक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 इसका ताल्लुक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से है। फिक्स्ड एसेट को ही आजकल हम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स कहते हैं, ये नया नाम है। दरअसल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 था उसमें डेप्रिशिएशन से रिलेटेड गाइडलाइंस थी, और वो गाइडलाइंस अब इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर समा गई हैं। यानी कि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 करा जाएगा, एक तो इसमें हम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में पढ़ते हैं और ऑफ कोर्स डेप्रिशिएशन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये मालूम होनी चाहिए, जो बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, CMA के बच्चों को, ग्रुप 1 के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, कई बार देखने में आता है, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि आप जैसे कोई स्कैनर कर रहा है या कोई पुरानी बुक कर रहा है या कोई इत्तेफाकन ऐसी जगह से पढ़ रहा है जहां ये नहीं बताया गया, तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डेप्रिशिएशन जो है अब बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में फॉल होता है। नंबर 1, तुम्हारे लेवल पे बहुत ज्यादा मेथड्स नहीं दिए गए हैं, केवल 3 ही मेथड दिए गए हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, करेक्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और चेंज इन मेथड। चेंज इन मेथड, चेंज इन मेथड। और ये चेंज इन मेथड में कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 में, जबकि अनफॉर्चुनेटली बच्चे अभी भी मैंने देखा कि चेंज इन मेथड का जब क्वेश्चन होता है, चेंज इन मेथड का, तो अभी भी वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी गाइडलाइन से जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 में दी गई थी। वो गाइडलाइंस क्या थी अभी इस सेशन में उसकी चर्चा नहीं हो सकती, वो जब हम डेप्रिशिएशन का चैप्टर करेंगे तब करेंगे, लेकिन जस्ट बताने के लिए कि खास तौर से चेंज इन मेथड से रिलेटेड जो ये वाला स्टैंडर्ड था, पुराना स्टैंडर्ड डेप्रिशिएशन 6, वो कहता था कि इसमें रेट्रोस्पेक्टिवली चेंजेस लाए जाएंगे, करेक्ट। जबकि ये स्टैंडर्ड कहता है इसमें प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है फ्यूचर से, आने वाले टाइम से, प्रोस्पेक्टिवली, जबकि रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है पीछे से, बैक साइड से। तो कहने का मतलब ये है, ये चीजें आपको पहले मालूम होनी चाहिए कि डेप्रिशिएशन तुमने जो करना है, डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 के तहत करना है। तो इन चैप्टर्स को इग्नोर नहीं करते हैं। इसी तरह रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को भी आप ध्यान से करेंगे, क्योंकि इसमें से भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद इसी सेक्शन के अंदर जो नेक्स्ट यूनिट है, इसी सेक्शन के अंदर वो है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस। इसके अंदर जो चैप्टर्स आपको पढ़ने, एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, यानी कि एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा कंसाइनमेंट, तीसरा जॉइंट वेंचर, फिर इंश्योरेंस क्लेम जिसके अंदर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी हमें पढ़नी है। हालांकि जो इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन तुम्हारे लेवल पे केवल लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट्स का टॉपिक आपको पढ़ना है। तो आपने देखा जो सेक्शन, ये वाला सेक्शन है, दरअसल इसके अंदर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अलावा कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, जैसे डेप्रिशिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर जब आप करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखने में आया कि बच्चों ने 11th-12th में इससे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज करा होता है। हालांकि बिल ऑफ एक्सचेंज जहां तक आपने 11th और 12th में करा होता है, उसके बाद एक टॉपिक होता है एकोमोडेशन ऑफ बिल्स, और वो टॉपिक आप इस लेवल पे पढ़ेंगे, और उस टॉपिक को आपने ज्यादा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि उस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, करेक्ट।
कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर ये इजी टॉपिक्स हैं और ये आपके लिए कोई मुश्किल इनमें पोस्ट नहीं करनी चाहिए। और इंश्योरेंस क्लेम ये आपके लिए एक नया टॉपिक है इंश्योरेंस क्लेम का। इंश्योरेंस क्लेम का बेसिकली मतलब हम बाद में देखेंगे। हमें मालूम है कि हमारा बिजनेस है और बिजनेस में हजारों तरीके के रिस्क होते हैं, तो कई बार नेचुरल अननेचुरल रिस्क होते हैं, तो उनकी वजह से नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए बहुत से बिजनेस हाउसेस क्या करते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। अगर मान लो मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने इंश्योरेंस कंपनी से ली हुई है, मैं एक बिजनेस हाउस हूं और मेरा कुछ नुकसान हो गया, तो जाहिर है कि जब मेरा नुकसान हो गया और हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली ही इसलिए थी कि अगर नुकसान हो भी जाए तो उस नुकसान की भरपाई हो सके। बिकॉज नुकसान हो गया तो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेंगे। इज इट क्लियर टू यू? वी आर गोइंग टू आस्क फॉर द क्लेम। हम इंश्योरेंस कंपनी से कहेंगे भाई हमें नुकसान हो गया है, हमने इस चीज के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप हमें क्लेम दो। इस चैप्टर का थीम क्या है? इस चैप्टर का थीम ये है कि आपका जो नुकसान हुआ उसके लिए जो आप क्लेम मांगेंगे उस क्लेम की कैलकुलेशन कैसे होगी, ये हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर सीखना है। तो आपने देखा ये यूनिट 25% की है और इसमें भी काफी ज्यादा हैवी चैप्टर्स हैं। उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो टॉपिक है इसके आगे आपने ये जो सेक्शन है इसके आगे आपने देखा 40% लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बड़ा सेक्शन है, हैवी सेक्शंस है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब इसके अंदर सबसे पहले तो जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ध्यान से देखें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। एक तो कहता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। आपने इस टॉपिक का मतलब क्या है? इससे पहले आपने 11th में फाइनल अकाउंट्स नाम का चैप्टर करा था। 11th में होता है या 12th में, मैं खुद भूल गया हूं। तो फाइनल अकाउंट्स नाम का चैप्टर आपने करा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? फाइनल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। जनरली जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ही होते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो वो अपने फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाएगा, यानी कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपने बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करेगा, ये हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखने में आया है कि ये चैप्टर आपको पहले से ही बहुत अच्छी तरह से पता है, कोई खास इसमें नई चीजें नहीं है। जनरली इस चैप्टर से बहुत से बच्चों को मैं यहां पर क्लियर कर दूं, इस वाले चैप्टर से करेक्ट आपसे ये नहीं पूछा जाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने के लिए, खासतौर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हमें कई बार कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस की हो, एक्रूड एक्सपेंसेस की हो, एक्रूड इनकम्स की हो, करेक्ट। उन एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट खासतौर से जिससे बच्चे घबराते थे, बैड डेब्ट्स की होती थी या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की होती थी, करेक्ट, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की होती थी। तो छोटे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको आएंगे जिनका कि ताल्लुक इन टॉपिक से होगा। बैड डेट से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट से। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब जब हम कहते हैं स्ट्रेटेजी, अगर हमें ये बात थोड़ा सा पहले से मालूम हो कि जो हम पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर में किस चीज पर हमें स्ट्रेस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो खासतौर से हमारा स्ट्रेस जो होना चाहिए वो किस चीज पर होना चाहिए? एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एटसेट्रा, करेक्ट। उसके बाद फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम बात कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स, ये भी फाइनल अकाउंट्स हैं। अभी मैंने बात करी थी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज की, अब हम बात कर रहे हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। तुम्हें याद है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इजंट इट और नॉट? तो जाहिर है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में, ये टॉपिक भी इससे पहले के लेवल पे आपने करा होगा, लेकिन इस लेवल पे थोड़ा सा हम इसमें ज्यादा डिटेल में क्या बोलते हैं पढ़ेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बिकॉज इस चैप्टर में देखने में ये आया है कि कई बार क्वेश्चन सिर्फ सब्सक्रिप्शंस पर आ जाते हैं, तो सब्सक्रिप्शंस के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। खासतौर से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की आदत आप लोगों की कम होती थी इससे पहले के लेवल पे। एक तो आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट किस तरह से बनाना है ये बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा,
फिर इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ऐसे हो सकता है कि हमें रिसिट एंड पेमेंट बनाना पड़े, एक तो ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़े और बैलेंस शीट बनाना पड़े, या हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़े और बैलेंस शीट बनाना पड़े, या हमें सिर्फ बैलेंस शीट्स बनानी पड़े। करेक्ट। और कई बार हमें रेक्टिफिकेशन भी करनी पड़ सकती है, हमें कोई गलत तरीके से रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा और हमें उसे करेक्ट करना होगा, या गलत तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया होगा, उसे ठीक करना होगा। तो इस तरह की वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन स्ट्रेस जो आपने करना है वो सब्सक्रिप्शन के टॉपिक पर ज्यादा करना है। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, ये आपको मालूम होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। और फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बहुत से बच्चों को ये मालूम नहीं है कि आप लोगों ने एक्चुअली ये, पहले तो मैंने क्या बोला, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बारे में भी आपने इससे पहले के लेवल पे पढ़ा हुआ है, जिसको कि आप सिंगल एंट्री कहते थे, याद है या नहीं? सिंगल एंट्री के नाम से जानते थे आप। तो सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब क्या हो गया, इस टॉपिक का मतलब हो गया फाइनल अकाउंट्स ऑफ सिंगल ट्रेडर। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सिंगल ट्रेडर। इससे पहले जब आपने 11th या 12th में सिंगल एंट्री का चैप्टर करा था या करा होगा, तो आपने देखा होगा कि एक सिंगल ट्रेडर, इस सिंगल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत बेसिकली दो तरीके होते हैं ट्रेडर के लिए प्रॉफिट्स को हासिल करने के लिए। एक तो तुम कहते थे नेट वर्थ मेथड, नेट वर्थ मेथड, नेट वर्थ मेथड, और एक होता था कन्वर्जन मेथड, कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में क्या होता था कि उसने जो अपनी अकाउंटिंग करी हुई है सिंगल एंट्री सिस्टम पे, सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब है उसने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, तो उसको आप डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करते थे। डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। इसलिए इसको हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में बेसिकली आपको यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ही बनानी है, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि इस लेवल पे बेसिकली इस पर्टिकुलर मेथड पे ज्यादा स्ट्रेस हमने करना है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम में मैंने कहा बेसिकली दो तरीके होते हैं ट्रेडर के लिए प्रॉफिट फाइंड करने के, एक तो ये तरीका और एक ये तरीका। जब हम इस तरीके से करते हैं तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि हम सिंगल ट्रेडर के फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। तो ये मतलब है पहले तो इस टॉपिक का कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जो कि कई बार बच्चों को पता नहीं होता तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो ये बातें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 40% का है। फिर इसके अंदर मैंने लिखा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने ऑलरेडी लिख ही दिया है इसके अंदर, ये मैंने ऑलरेडी सारी चीजें लिख दी हैं, सॉरी ये दोबारा प्रिंट हो गया। उसके बाद है फिर इसके अंदर पार्टनरशिप अकाउंट। अब पार्टनरशिप अकाउंट्स जो हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, क्योंकि कुछ भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर आपको एडमिशन भी पढ़ना है, आपको रिटायरमेंट भी पढ़ना है, आपको एडमिशन कम रिटायरमेंट भी पढ़ना है। मिले जुले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, एक तो क्वेश्चंस ऑन एडमिशन रिटायरमेंट, एक मैंने कहा रिटायरमेंट कम एडमिशन, करेक्ट। उसके अलावा आपको डेजोल्यूशन भी पढ़ना है, डेजोल्यूशन के अलावा अमालगमेशन भी पढ़ना है। अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स हम इसको बोलते हैं, अमालगमेशन नाम का टॉपिक भी आपने पढ़ना है। उसके अलावा इसके अंदर एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं सेल ऑफ फर्म्स, सेल ऑफ फर्म्स कह लो या कन्वर्जन ऑफ फर्म्स इनटू कंपनीज कह लो, कन्वर्जन ऑफ फर्म्स इनटू कंपनीज, कन्वर्जन ऑफ फर्म्स इनटू कंपनीज। ये टॉपिक आपने इस लेवल पे पढ़ने हैं। कन्वर्जन ऑफ, एक तो डेजोल्यूशन, एक अमालगमेशन, एक सेल ऑफ फर्म्स, दूसरा कन्वर्जन ऑफ फर्म्स इनटू कंपनीज। तो आपने देखा ये बहुत बड़ी यूनिट है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट कम एडमिशन, उसके बाद सिंपल डेजोल्यूशन, उसके बाद डेजोल्यूशन के अलावा जब हम डेजोल्यूशन पढ़ेंगे तो इसमें इंसॉल्वेंसी भी हमें पढ़नी होती है। उसके अलावा अमालगमेशन ऑफ फर्म्स, सेल ऑफ फर्म्स एंड कन्वर्जन ऑफ फर्म्स। अच्छी बात यह है कि इसमें से जो पहले तीन टॉपिक हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट या एडमिशन कम रिटायरमेंट, वो आपने ऑलरेडी पढ़े होते हैं।
लेकिन ये जो टॉपिक्स होते हैं डेजोल्यूशन के अंदर आप बेसिकली स्ट्रेस करेंगे इंसॉल्वेंसी पे, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ ए फर्म। इंसॉल्वेंसी का मतलब है जब एक पार्टनर अपने ड्यूज को देने में असक्षम हो जाए, जिसको हम नॉर्मल एक कैजुअल लैंग्वेज में कहते हैं कि वो पार्टनर जो है अब अपने ड्यू नहीं दे सकता, वो दिवाला हो गया है, ही इज नॉट इन ए पोजिशन टू पे एनी ड्यूज विच आर ड्यू फ्रॉम हिम। अमालगमेशन ऑफ फर्म्स का मतलब क्या होता है? अमालगमेशन, अच्छा, इंसॉल्वेंसी मैंने कहा, एक तो होता है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, एक होता है इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म। इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म का मतलब है कि एक फर्म में जितने भी पार्टनर हैं वो सारे ही इंसॉल्वेंट हो गए या एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो गए। अमालगमेशन ऑफ फर्म में हम देखेंगे कि दो फर्म्स हैं और ये दोनों फर्म आपस में मिल गई हैं। पहले तो फर्म्स क्यों मिलती हैं, उससे फर्म को क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर सेल ऑफ फर्म में हम देखेंगे कि एक फर्म ने अपना बिजनेस किसी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को बेच दिया। और कन्वर्जन ऑफ फर्म्स या सेल ऑफ फर्म एक ही चीज है। इसमें क्या होता है, फर्म ने अपना बिजनेस किसी दूसरी कंपनी को बेचा, और कन्वर्जन का मतलब है कि फर्म खुद ही किसी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो है कन्वर्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और जब एक फर्म अपना बिजनेस बेचती है या जब एक फर्म अपने आप को कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट करती है, उसके पीछे क्या वजह होती है और अकाउंटिंग किस तरह से होती है, इस तरह के तमाम सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे जब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को करेंगे। एडमिशन से लेके इस टॉपिक तक की मान के रखना कि हम लोगों ने नियरली 150 से लेके 200 क्वेश्चन तक इंक्लूड करे हुए हैं। तो बहुत डिटेल्ड वाइडेस्ट पॉसिबल कवरेज हम अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा वास्ट, बड़ा और हैवी टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी सुप्रीम कमांड होनी चाहिए। हालांकि अच्छी बात यह है कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ये आपने इससे पहले के लेवल पे पढ़ा होता है, लेकिन जो उसके बाद के टॉपिक्स मैंने कहा जैसे डेजोल्यूशन है, इंसॉल्वेंसी है, अमालगमेशन है, सेल ऑफ फर्म है और कन्वर्जन है, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। उसके अलावा अब जो सेक्शन सी है ये बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट है इस सेंस में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो इसमें हैं इससे पहले आपने वो नहीं पढ़े हुए हैं, और ये तकरीबन सारे टॉपिक आपके लिए नए टॉपिक हैं। इसलिए मैंने कहा कि इन पे आपको ध्यान रखना होगा। अब इन टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हो, एक तो है सेल बैलेंसिंग लेजर। अब अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग क्या है कि जैसे जैसे समय पास हो रहा है वैसे वैसे अकाउंटिंग भी चेंज होती चली जा रही है। तो आजकल जो बहुत सी बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज हैं जिनकी एक दिन में हजारों, लाखों, करोड़ों ट्रांजैक्शंस होती हैं, जनरली बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन की तब होती है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सेक्टर में होता है, जैसे बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, या कोई ऐसी फर्म या एंटरप्राइज जो बैंकिंग का बिजनेस कर रही है या इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है। ये फाइनेंशियल सेक्टर की एंटरप्राइजेस हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर में एक दिन में बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। अब अगर हम इन ट्रांजैक्शन को नॉर्मल अकाउंटिंग के तरीके से रिकॉर्ड करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा समय, टाइम कंज्यूम हो सकता है, एरर के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। तो जो करंट अकाउंटिंग सिस्टम है इसका ये थोड़ा ड्रॉबैक भी है कि जरूरत से ज्यादा लार्ज ट्रांजैक्शन होने से एक तो वर्कलोड बढ़ सकता है, जैसा कि मैंने कहा, नंबर 1 चांसेस ऑफ एरर्स बढ़ सकते हैं, नंबर 2 तो इन चीजों को ओवरकम करने के लिए एक नया सिस्टम डेवलप करा गया है, इसको हम कहते हैं सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम। अब ये सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम क्या है? इस सिस्टम में लार्ज से लार्ज ट्रांजैक्शंस को भी हम किस तरह बड़ी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, और हम बाद में जब इस चैप्टर को करेंगे हम ये देखेंगे कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये वर्चुअली एरर प्रूफ है, यानी कि इसमें एरर के कोई चांस नहीं होते हैं, और इन केस रेयरली अगर कोई मिस्टेक हो भी जाए, कोई एरर हो भी जाए, तो उसकी डिटेक्शन, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये इस सिस्टम की कुछ खूबसूरती है, लेकिन ये सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार बच्चों को लगता है कि ये टफ टॉपिक है, लेकिन आप चिंता मत करें, जब हम कराएंगे इसको तो मुझे पूरा यकीन है कि देन इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक अ वॉक इन द पार्क। करेक्ट। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ये एक ही टॉपिक है, और रॉयल्टीज। इनफैक्ट ये दो चैप्टर हैं, हायर परचेज और रॉयल्टीज। हायर परचेज आपको मालूम ही है, जब हम कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं या कोई एसेट इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं तो इसका मतलब हम सिंप्लिसिटी के लिए हायर परचेज सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जिससे हम सामान खरीदते हैं उसको तो हम हायर वेंडर कहते हैं, और जो खरीदने वाला है उसको परचेजर कहते हैं।
तो जाहिर है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि जो हायर परचेज ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसके तहत हायर वेंडर यानी कि बेचने वाला जो हमें सामान बेच रहा है हायर वेंडर की बुक्स में, और जो खरीद रहा है हायर परचेजर, उनकी बुक्स में किस तरीके से अकाउंटिंग होगी। खासतौर से इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको स्ट्रेस करना होगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, इस सेक्शन के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको इसमें ज्यादा ध्यान रखना होगा। उसके अलावा रॉयल्टीज का टॉपिक बच्चों को कई बार थोड़ा सा टफ लगता है, हालांकि ये उतना टफ नहीं है। जब हम इस टॉपिक को लेंगे तब हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। रॉयल्टीज का सिंपल से मतलब है कि जैसे मान लेते हैं मेरी बहुत बड़ी लैंड है किसी रिमोट एरिया में या गांव में, बहुत ज्यादा है। मान लो किसी कंपनी को मेरी वो लैंड चाहिए क्योंकि उस कंपनी को लगता है कि उस लैंड से या उस जमीन को खोदने से कोयला निकल सकता है, मिनरल निकल सकते हैं या ऑयल निकल सकता है। तो मेरा और उस कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हो सकता है। मैं उस कंपनी को यह कह सकता हूं ठीक है आप मेरी लैंड 10 साल तक के लिए ले लो और 10 साल तक आप मेरे को हर साल कुछ इस लैंड को यूज करने के बदले में कंसिडरेशन दो। जो कंसिडरेशन कंपनी मेरे लैंड को यूज करने के एवज में मुझे देगी वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रॉयल्टी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और जो लैंड का ओनर होगा उसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं, और जिसने कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए, यानी कि जैसे कि इस केस में मेरी लैंड को 10 साल के लिए लिया गया, तो 10 साल क्या है? स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मैंने लैंड दी। तो 10 साल तक लैंड को जिसको मैंने दी है वो इसको यूज करेगा, तो यूज करने वाले को हम लेसी बोलते हैं, लेसी। और जो लैंड का ओनर होता है उसको हम लैंडलॉर्ड बोलते हैं या लेसर बोलते हैं। तो लेसी से उस एसेट को यूज करने के एवज में हमें जो पेमेंट हासिल होगी उसको हम लीज रेंटल्स भी बोल सकते हैं या रॉयल्टीज भी बोलते हैं। इज इट क्लियर टू यू? फिर इसके अंदर एक तीसरा बड़ा टॉपिक है ब्रांच। इनफैक्ट एक तो चैप्टर है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, एक है रॉयल्टीज, तीसरा हायर परचेज और चौथा ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच, जाहिर है जब हम ब्रांच की बात करते हैं, सपोज में हम लोग मान लेते हैं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में है और कल मैं उड़ीसा में भुवनेश्वर में लेट अस से एक ब्रांच अपनी इस ऑफिस की, अपने एजुकेशनल ट्रेड की खोलता हूं। तो हम ब्रांच क्यों खोलते हैं? पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आता है। अगर हम ब्रांच ओपन करते हैं तो उसके पीछे रीजन यही हो सकता है कि हम ज्यादा मार्केट को टैप करना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपने टर्नओवर को बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा मार्केट क्लिंच करना चाहते हैं। अब जाहिर है कि मेरी ब्रांच होगी तो मुझे ये देखना भी तो पड़ेगा ना कि ब्रांच मेरी एक्सपेक्टेड लाइन पर परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, या ब्रांच से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रांच उतना रिटर्न हमें फेच कर रही है या नहीं कर रही। तो ब्रांच की ट्रैक को देखने के लिए, यानी कि ब्रांच की परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम जो अकाउंटिंग अडॉप्ट करते हैं उसी को ब्रांच अकाउंटिंग कहते हैं। ये बड़ा चैप्टर है, इसमें तकरीबन हमने नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। मैंने कहा कि डीपेस्ट पॉसिबल कवरेज हमने दी है अपनी तरफ से। और बाकी डिपार्टमेंटल अकाउंट ये इस यूनिट का 5वां चैप्टर है। पहला सेल्फ बैलेंसिंग, फिर रॉयल्टी, फिर हायर परचेज, 4th ब्रांच और फिर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स से ऑफ लेट देखने में यह आ रहा है कि तकरीबन हर साल क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है डिपार्टमेंटल अकाउंट से। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में हम देखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग यूज करते हैं। लेकिन वो अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी वो जब हम इस चैप्टर को देखेंगे तो तब चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कितने टॉपिक्स हैं, आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपका कोर्स काफी हैवी है। तो और प्रत्येक चैप्टर को आपने क्या बोलते हैं बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसका इनडायरेक्टली मतलब तो यही हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने कहा रेगुलरिटी आपकी स्टडीज में होनी चाहिए एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन अगर आपको यह भी मालूम है कि उस चैप्टर का बेसिकली थीम क्या है और उस चैप्टर में किस पॉइंट पर और किन एरियाज को आपने ज्यादा फोकस देना है, ज्यादा अटेंशन देनी है, तो तब आपके लिए कोई मुश्किलात नहीं होगी। फिर है सेक्शन डी। सेक्शन डी का जो ताल्लुक है इसके अंदर बेसिकली दो चीजें हैं। एक तो ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ये तो बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है और देखने में यह आया है कि एटलीस्ट 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस चैप्टर में हमारे पढ़ाने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जब ग्रेजुएशन कर लिया था उसके ग्रेजुएशन के भी करीब 1-2 साल के बाद पहली बार वर्ड कंप्यूटर सुना था। अब आप लोग जो हैं आजकल क्लास 1 से करेक्ट कंप्यूटर देखते चले आ रहे हैं। तो मुझे कहते हुए कोई डाउट नहीं है और किसी तरह का गिला भी नहीं है।
मैं ये जानता हूं कि आप लोगों की नॉलेज इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझसे भी ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है ये टॉपिक है तो आपने कराया नहीं, तो इसलिए हमने भी कराया हुआ है टॉपिक ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इसमें कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें पूछे जा सकते हैं आपसे। एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है इसमें से 5 मार्क्स का, और देखने में यह आ रहा है कि रेगुलरिटी के साथ पूछा जा रहा है। तो एक 5 मार्क्स अगर इसमें से पूछा जा रहा है तो बच गया 10 मार्क्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बीइंग ए प्रोफेशनल स्टूडेंट, आपकी नॉलेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जितनी डीप होगी, जितनी ज्यादा डीप होगी, और कल फ्यूचर में जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे तो आपकी मार्केट वैल्यू भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपका ध्यान इस तरफ स्ट्रेस करता रहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चे जब प्रोफेशनल लेवल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद मार्केट में इंटरव्यू के लिए जाती हैं, और कई बार जब उनसे पूछा जाता है कुछ ऐसी चीजें, तो अनफॉर्चुनेटली कई बार बच्चे उतना एक्सपेक्टेड लाइन का आंसर नहीं दे पाते हैं। उसकी एक वजह यह भी होती है कि उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जितना ध्यान से पढ़ना चाहिए था वो नहीं पढ़ा। इसलिए मैं तुमको राइट फ्रॉम ग्रुप 1 से ही थोड़ा सा इस बात को मैं बताने की कोशिश भी कर रहा हूं कि कल आप जब फ्यूचर में जाएं तो आपको मेरी ये बातें याद आए, बशर्ते आपने मेरी बातों को अगर ध्यान में रखा होगा तो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बाद में हम देखेंगे, इसका ताल्लुक डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से है। उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है जिसमें एक स्टैंडर्ड हमें कुछ गाइडलाइंस देता है कि एक एंटिटी को अपनी इन्वेंट्री को किस तरीके से वैल्यू करना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS7 जिसका कि ताल्लुक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, कोई ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कोई डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कोई पावर हाउस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है यानी कि अधूरी स्टेज में है। करेक्ट। अगर कोई कंस्ट्रक्शन अधूरी स्टेज में है तो फिर उस केस में रेवेन्यू किस तरह से रिकॉग्नाइज करना चाहिए एंटिटी को, इस बारे में ये स्टैंडर्ड कुछ गाइडलाइंस देता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS9 का ताल्लुक ये है कि एक एंटिटी जो अपने गुड्स बेचती है या सर्विसेज बेचती है, उससे जो रेवेन्यू हमें मिलता है उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करना चाहिए। खास तौर से मैंने एक आदमी को गुड्स बेचे, मान लेते हैं 10 लाख के, उसने मेरे को 3 लाख रुपए तो दे दिए। जो 3 लाख दे दिए उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 7 लाख उसने मुझे देने हैं तो उसको क्या मैं रिकॉग्नाइज करूंगा तो कैसे करूंगा, इस संदर्भ में ये स्टैंडर्ड हमें कुछ गाइडलाइंस देता है। स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्या हैं? स्टैंडर्ड हमें कुछ गाइडलाइंस देता है पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स, इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस के बारे में कि उनको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, किस तरीके से मेजर करना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS9 का ताल्लुक भी रेवेन्यू से है, लेकिन उस रेवेन्यू से है जो हमें सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज से आता है। वैसे इसके अंदर रॉयल्टीज भी होती हैं, पर अभी मैं रॉयल्टी वर्ड यूज नहीं करना चाहता। जब हम स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे तो तब हम उसमें देखेंगे कि AS9 डील्स विद रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड रॉयल्टीज। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 अनफॉर्चुनेटली ये लिखा हुआ है, जो कि अच्छी बात है कि चलो, मुझे लगा क्योंकि ये पेपर मैंने मॉड्यूल से ही तुम्हारे एक्सट्रैक्ट करा था, लेकिन आगे उन्होंने लिख दिया है हैज बीन रिप्लेस्ड बाय AS10। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 है, जैसा कि कुछ लम्हा पहले मैंने आपको बताया कि अब वो AS10 से रिप्लेस हो गया है। हालांकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 है उसका ताल्लुक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से भी है और इसके अंदर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड प्रोविजंस भी दिए गए हैं। इसलिए मैंने आपको ये बात बताई कि आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ चीजें जो हैं, जो लेटेस्ट चल रही हैं, वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है जो एज पर मॉड्यूल तुम्हें दिया गया था। हालांकि इसी कोर्स स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिख दिया, इससे आपको आसानी हो सकती है इन द सेंस कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं वो मैं बता ही चुका हूं। ब्रांच अकाउंट्स इन करेक्ट, लेकिन आपको ब्रांच अकाउंट्स है, लेकिन फॉरेन ब्रांचेस आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स यानी कि ब्रांच अकाउंट्स के अंदर, ब्रांच अकाउंट हम देखेंगे और तुम्हें मालूम ही होगा 2 तरह की होती हैं, डोमेस्टिक ब्रांचेस और फॉरेन ब्रांचेस। तो फॉरेन ब्रांचेस आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, सर डोमेस्टिक ब्रांचेस आपके कोर्स का पार्ट है। डिपार्टमेंटल अकाउंट, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम, रॉयल्टी अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स, फिर अकाउंट्स फॉर accounting for consignment, joint venture, depreciation, bill of exchange and rectification of error, cell balancing ledger। उसके बाद मैंने लिखा है पार्टनरशिप 1 जिसके अंदर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ है। फिर उसके बाद पार्टनरशिप 2 जिसमें डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी, फर्म्स इंसॉल्वेंसी, कन्वर्जन एंड अमालगमेशन के बारे में मैंने लिखा है।
फिर मैंने कहा जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, करेक्ट, एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये बेसिकली आपके थियोरेटिकल हैं, लेकिन इनको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों 20-20 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यू का है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, एसएक्यू जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर भी आपको 20 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क ईच होंगे। इन क्वेश्चंस में यानी कि 40 में से 40 मार्क्स आप बड़ी आसानी से ला सकते हैं अगर आपने, जो उस वक्त मैं बता रहा था कि ये थ्योरेटिकल चैप्टर, चलो उसकी क्या जरूरत है, मैं यहीं रख लेता हूं। ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स आपने बहुत अच्छी तरह से करे हुए हैं, कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, करेक्ट, और उसके अलावा अकाउंटिंग मीनिंग वगैरह भी। और अगर आपने सारे के सारे स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छी तरह से करे हुए हैं तो आप मेरा यकीन मानो कि 40 में से 40 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें तो आपको सिर्फ टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हार्डली आपको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस लिखना है, तो 40 में से 40 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। तो ये पहले तो कोर्स स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। दूसरा, अब आपका जो पेपर का पैटर्न है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा मैंने बताया उसका नेचर एमसीक्यू का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर 20 पार्ट्स होंगे, हर पार्ट का 1 मार्क होगा, 20 मार्क्स ही होगा। और मैंने जैसा कि ये कहा कि ये जो दोनों क्वेश्चन है, इनफैक्ट जो फिर सेक्शन बी आपका जो पेपर होगा वो भी सेक्शन वाइज दिया गया है। पहले लिखा होगा सेक्शन ए, उसके अंदर 1 क्वेश्चन होगा और 20 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, वो सारे एमसीक्यूज होंगे। उसके अलावा फिर लिखा होगा सेक्शन बी और उसके आगे भी 1 क्वेश्चन होगा और उस 1 क्वेश्चन में 20 सब क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक 1 मार्क का होगा। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन होगा इसमें आपको ऑल्टरनेटिव आंसर्स नहीं दिए होंगे जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में दिए होंगे। लेकिन इसमें आपको, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है एसएक्यू, इसमें आपको हार्डली 1 वर्ड या 1 सेंटेंस लिखना होगा। तो इस तरह से ये जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं, अगर आप, मेरा यकीन करो, अगर आपने अकाउंटिंग मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, इनको बहुत इस तरह के जो थ्योरेटिकल चैप्टर और इवन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, अगर आपने ये बहुत अच्छी तरह करे हुए हैं तो आपके लिए इसको स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 40 में से 40। क्वेश्चन नंबर जो सी होगा इसके अंदर एक्चुअली देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6, वैसे वहां लिखा होगा 1 2 3 4 5 6, जिस तरह से पेपर में लिखा होगा मैंने उसी तरीके से लिखा है। पहले तो लिखा होगा सेक्शन सी, लेकिन इस सेक्शन सी में टेक्निकली आपको 6 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 12-12 मार्क्स का होगा। 6 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन जो है 12-12 मार्क्स का होगा। ये 12 मार्क्स है, पूरे 6 के 6 क्वेश्चन जो होंगे ये 12 मार्क्स के होंगे, 12 मार्क्स ईच। लेकिन इसमें से आपको एनी 4 करने पड़ेंगे, कोई 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू? कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। 12 मार्क का एक है और 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये वाला सेक्शन 48 मार्क्स का हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 220 और ये जो तीसरा सेक्शन है इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और हर क्वेश्चन के 12 मार्क्स हैं, तो टोटल 48। तो उसका मतलब अभी तक 88 मार्क्स हो चुके हैं। और फिर आपका एक सेक्शन, लास्ट सेक्शन है डी, इसका टाइटल लिखा होगा केस स्टडीज। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब केस स्टडी कुछ नहीं है, बल्कि अच्छी बात यह है कि आप जो एग्जामिनेशन का न्यू पैटर्न है इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा एंट्रीज पास नहीं करनी है, बहुत ज्यादा अकाउंट्स आपको नहीं बनाने हैं, आपको नेट आंसर्स देने होंगे। जैसे कि मान लो इसके अंदर आपको पार्टनरशिप का, लेट अस से इंसॉल्वेंसी का कोई क्वेश्चन दे दिया, करेक्ट, तो उसमें तुमसे पूछा जाएगा कि आंसर द फॉलोइंग, ए व्हाट इज द नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बस आपको वो फिगर लिखनी होगी, उसके लिए आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना है। हाँ, आप रफ शीट में अकाउंट बनाएंगे तभी नेट प्रॉफिट कम कर सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है फिर वो तुमसे ये पूछे कि व्हाट इज द अमाउंट ड्यू टू अ पर्टिकुलर पार्टनर। इसी तरह उसका पार्ट सी डी ई, यानी कि इसके अंदर कुछ 5 या 6 पार्ट दिए हो सकते हैं। तो ये केस स्टडी का सिंपल वर्ड्स में मतलब ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर कुछ छोटे मोटे पार्ट्स होंगे और ये क्वेश्चन भी 12 मार्क्स का होगा। तो अल्टीमेटली आपने देखा 88 + 12 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सेक्शन सी के अंदर 4 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा, लेकिन आपको 4 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ये आपको पहले तो अपना कोर्स के बाद अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है। मैंने बहुत सी चीज, बच्चों में एक आदत ये भी देखी है कि वो नए पैटर्न को देखते नहीं है और पुराने पैटर्न से पढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए नए पैटर्न के बारे में जानकारी आपको बहुत मालूम होनी चाहिए। हालांकि जब
हम लोगों को आपको पढ़ाना होता है तो हमें आपको प्रत्येक चीज़ बतानी होगी कि क्या इसकी अकाउंटिंग होगी, क्या इसकी एंट्रीज होगी, किस तरह से इसके अकाउंट्स बनेंगे, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हमें ए से लेकर जेड तक आपको पढ़ानी पड़ेंगी। इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको भी ये पता होना चाहिए और हम भी आपको ये बताएंगे कि अल्टीमेटली क्वेश्चन की फॉर्मेशन क्या हो सकती है। ये नहीं कि आपको हर क्वेश्चन में एंट्रीज करनी होंगी या हर क्वेश्चन में आपको अकाउंट्स बनाने होंगे, ऐसा नहीं होगा। करेक्ट? जैसे हायर परचेज का सिस्टम है, उसमें अदरवाइज काफी बड़े बड़े अकाउंट्स बनाने पड़ सकते थे, लेकिन अब जिस तरह एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसमें आपको अकाउंट तो कुछ भी नहीं बनाना, बस आपको ए बी सी इनके आंसर्स देने होंगे। तो ये एक अच्छी चीज भी है, हम कह सकते हैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो। लेकिन एट द सेम टाइम अब आपको अपना पैटर्न भी पता लग गया। अब एक चीज मुझे आपको और बतानी है। कई बच्चे कहते हैं सर अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे पहली चीज तो पैटर्न अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, हर पर्टिकुलर चैप्टर का फोकल पॉइंट मालूम होना चाहिए, थीम बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और जब आप हमारा पूरा कोर्स, जब मैं पूरा कोर्स कह रहा हूं हमारा, तो इसका मतलब हमारे ट्यूटोरियल्स, और ट्यूटोरियल्स का मतलब हमारे लेक्चर्स और हमारा स्टडी मटेरियल अगर आप कर लेते हैं, और हमने अपने स्टडी मटेरियल में, मुझे कहने की जरूरत नहीं, मोस्टली ये अधिकतर सभी लोग करते हैं, तो हम लोगों ने अपने स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट के सारे जितने क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी कवरेज दी हुई है और सारे क्वेश्चंस कवर करे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कई जगह कुछ मिसप्रिंट्स भी हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो टेक्निकली अगर आपने हमारे सारे लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल को कर लिया है तो इनडायरेक्टली इसका मतलब आपने अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को कर लिया है, फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोर्स को फिनिश अप करने के बाद अब आपके लिए यह जरूरी है कि पिछले 2 साल के पास 2 अटेम्प्ट पेपर्स आप करें, लेकिन उससे पहले के पेपर करने की आपको जरूरत नहीं है। देन द प्रॉब्लम विल अराइज, क्योंकि मैंने कहा कि पास 2 अटेम्प्ट्स के पेपर जो आपका ये वाला पैटर्न है इसके हिसाब से है। अगर आप इससे पहले के पेपर, कई बच्चों की आदत होती है वो मार्केट से स्कैनर ले लेते हैं, फिर पता नहीं उसमें 10 साल पुराने क्वेश्चंस भी वो करना शुरू कर देते हैं। एक तो ध्यान रखें कि वो जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पुराने प्रोविजन से सॉल्व हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ना हो भी और नहीं भी, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि जरूरत से ज्यादा नहीं करना है, लेकिन जो टारगेट है तुम्हारा उसको अचीव करने के लिए बहुत स्ट्रेटेजी से काम करना पड़ेगा, प्रिसाइसिव स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। तो पिछले 2 साल के जो पेपर्स है उनको करें, और ये मॉक टेस्ट पेपर जो पहले तो सर ये लास्ट 2 अटेम्प्ट के पेपर कहां से मिलेंगे, अच्छी बात है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप आईसीआई की अपनी साइट पे जाएंगे, जो आपकी आईसीआई की साइट है, करेक्ट, आईसीआई की साइट में स्टूडेंट का कॉर्नर, स्टूडेंट पे आप क्लिक करेंगे, स्टूडेंट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि लिखा हुआ आ रहा है स्टूडेंट कनेक्ट। तो स्टूडेंट कनेक्ट में क्लिक कर लेना, फिर वो आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपके सामने पिछले 2-3 अटेम्प्ट के पेपर सारे नजर आ जाएंगे, बल्कि पिछले जितने भी अटेम्प्ट्स के पेपर हैं वो सारे आपको नजर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप उन पेपर को हासिल कर सकते हो। अच्छा, क्लियर टू यू? अदरवाइज हमने अपनी क्लासेस में इन पेपर्स की भी कवरेज करी हुई है। उसके अलावा मॉक टेस्ट पेपर निहायत जरूरी है आपके लिए करना। बहुत से बच्चे ना इन 2 पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं। सारा कोर्स फिनिश अप करने के बाद बस स्कैनर उठाया या सिंपली मॉड्यूल उठाया, इवन मॉड्यूल में भी जो जिस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व हैं, तुम्हारा जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो उससे बहुत अलग है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसलिए मैंने कहा बेस्ट तरीका यह है कि जो कोर्स आपको डिलीवर करा गया उसको करने के बाद आप मॉड्यूल को अपने ना छेड़ें, उसके बजाय पिछले पास 2 अटेम्प्ट के पेपर्स और पिछले 2 साल की मॉक टेस्ट पेपर और जो करंट मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट इशू करेगा, जो कि जनरली करंट पेपर जो इशू होते हैं जनरली एग्जामिनेशन से 1 या 2 महीने पहले होते हैं, तो आप उनको फिर करेंगे और इस तरीके से आप फाइनल टचेस देंगे। अब बहुत से बच्चे हमसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, सर अगर हम आपका कोर्स ले लेते हैं तो आपका कोर्स हिंदी वर्जन में है या इंग्लिश वर्जन में है? एक्चुअली अब मेरे को ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता, बट आई हैव गॉट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो एज फार एज ऑनलाइन कोचिंग इज कंसर्न, तो इसलिए मेरे हिंदी वर्जन जो कोर्सेज हैं वो अलग हैं और प्योरली इंग्लिश वर्जन का मतलब है जिसमें हम बोलते वक्त, जैसे आज मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो उसमें मैं बोलते वक्त सिर्फ इंग्लिश में ही बातचीत करूंगा, उसमें 100% इंग्लिश होगी। लेकिन जो हिंदी वर्जन कोर्सेज होते हैं उसमें मोस्टली हिंदी यूज करते हैं, लेकिन कई कई पर हमें इंग्लिश का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि एक तरीके का जैसे नॉर्मल बोलचाल करते हैं, तो ये इसको तुम मिक्स लैंग्वेज भी कह सकते हो। कहने के लिए मैंने उसका नाम हिंदी वर्जन लिखा हुआ है।
करेक्ट। अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने सीएमए के लिए अलग से कोर्स बनाए हुए हैं, सीए के लिए अलग से बनाए हुए हैं, इसी तरह चाहे वो इंटर लेवल के हो चाहे फाइनल लेवल के हो। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से किसी तरह का मिक्सचर नहीं डाला है। एंड थ्रू आउट माई डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस हमने पूरी कोशिश करी है कि यू आर गिवन द बेस्ट कोचिंग, द बेस्ट मटेरियल, वाइडेस्ट कवरेज। एंड सबसे बड़ी बात है, टीचिंग लाइन में मैं तुमसे भी बात कर रहा हूं और यंग टीचर्स जो है उनसे भी बात कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है एक अच्छे टीचर के लिए। जो भी प्राइस वो अपने कोर्स का रखता है, सपोज किसी ने अपने कोर्स का प्राइस 5,000 रखा, तो ये बहुत जरूरी है कि टीचर की कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को जो प्राइस आपके कोर्स का है उससे ज्यादा का वर्थ मिले। अगर आप ऐसा करने में सफल हो रहे हैं, डेट मीन यू आर ए वेरी वेरी गुड टीचर। टीचिंग में ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, दूसरों से ऑनेस्ट होना बहुत आसान होता है, अपने से ऑनेस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। तो कोई भी टीचर जो अपने आप से ऑनेस्टी के साथ, अपने आप से ऑनेस्टी बरतते हुए टीचिंग करेगा, आई एम वेरी श्योर दैट ही इज गोइंग टू मेक ए मार्क। तो सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर अब आपका पता लग गया। इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने आपसे यही बातचीत करनी थी। अब आपके बाद में, अब बच्चों के दिमाग में कई बार ये सवाल आ रहा होगा, सर ये लाइव सेशन आपने लिख तो दिया है और ये बेसिकली क्या है। बेटे मैं अब आपको बड़े क्लियरली एक दो बातें बता दूं। हमारी अपनी तरफ से कोशिश ये होगी कि ये कहने के लिए लाइव सेशन ना हो, हकीकत में जैसे हम नॉर्मली टीचिंग करते हैं हम उसी तरीके से टीचिंग करेंगे। अगर आप सारी क्लासेस इसको अटेंड करेंगे, आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू गेट अ टेरिफिक अमाउंट ऑफ वेल्थ आउट ऑफ इट। आपको बहुत बेनिफिट होगा एंड यू विल डेफिनेटली थैंकफुल टू मी लेटर ऑन। करेक्ट, आपको डिफरेंस नजर आएगा। आप जहां से कोचिंग कर रहे हैं वहां से करते रहिए, इसमें किसी तरह का नहीं है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप कहीं से छोड़ करके यहां पर आए, लेकिन जो क्लासेस हम ले रहे हैं उसको आप ले सकते हैं। इनका कोई चार्ज तो लिया नहीं जा रहा आपसे। इज क्लियर टू यू? दीज आर फॉर पब्लिक व्यूइंग इटसेल्फ। तो बेसिक पर्पस मेरा ये है, और दूसरों को भी फोर्स करने का मेरा पर्पस है कि सीएमए वालों को सिर्फ सीएमए की कोचिंग दी जाए, उनको साथ मिक्स ना करा जाए, मिक्सर ना दिया जाए कि उसमें सीए की क्लासेस उनको पकड़ा दी जाए या किसी दूसरे प्रोफेशनल बॉडी की क्लासेस पकड़ा दी जाए। तो ये प्योरली सीएमए की उसमें कोचिंग होगी। आप खुद महसूस करेंगे और आपको खुद लगने लगेगा कि ये सीएमए से रिलेटेड कोचिंग क्यों है, क्योंकि हर चैप्टर में हमने पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड करा हुआ है। लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी पिछले 2-3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, वो भी क्या बोलते हैं हमने क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करे हुए हैं। तो ये हमारी कोशिश होगी। जनरली अब जो हमारा कोर्स है, अब जो लोग बाई करना चाहते हैं, तो कोर्स में बेसिक पर्पस हमारा यही होता है। ये क्लासेस तो हम लेंगे ही, लेकिन जो कोर्स लेना चाहते हैं अगर उनको, लेकिन आप तभी लें, पहले 1-2 क्लासेस आप अटेंड कर लें। और ये क्लासेस चलती रहेंगी नवंबर तक, नवंबर क्या दिसंबर तक चलती रहेंगी। करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं। तब तक जितना भी कोर्स हो सकता है हम अपनी तरफ से कराने की कोशिश करेंगे। अब हम एकदम से कमिटमेंट नहीं दे सकते किसी भी तरीके का, आफ्टर ऑल ये ऑनलाइन कोचिंग है। लेकिन अगर किसी को कोर्स पसंद आता है तो देन वो परचेज कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा, हिंदी वर्जन के अलग कोर्सेज हैं और इंग्लिश वर्जन के अलग कोर्सेज हैं। खैर, सक्सीड करने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो हर चैप्टर की डीपेस्ट पॉसिबल नॉलेज, और दूसरा डेडिकेशन, और तीसरी एक रेगुलरिटी। यहां ध्यान ये रखना है कि सक्सीड करने के लिए आपको जरूरत से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट पे टाइम लगा देते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को भूल जाते हैं। मैंने कई बच्चे ऐसे भी देखे जिनके कि अकाउंट्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तो दूसरे सब्जेक्ट में बिल्कुल ही नहीं है, या जिनके दूसरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छी है तो अकाउंट्स में नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट एक दिन में 2 सब्जेक्ट कवर करें। जैसे अगर आपने अकाउंट्स और कॉस्टिंग कवर करा है तो अगले दिन आप लॉ और अपना दूसरा सब्जेक्ट कवर करेंगे। इस तरीके से ऑल्टरनेट डेज पर आप पढ़ते रहें, लेकिन टिल अप टू द एग्जामिनेशन आपको रेगुलरिटी के साथ पढ़ना होगा। देन यू विल ऑटोमेटिकली फील इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर 90% इन दिस एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने कहा, अगर हर सब्जेक्ट को आपने, अगर हर चैप्टर को आपने उस चैप्टर के पैरामीटर के हिसाब से पढ़ा है, then I'm very sure that each one of you are going to come out with flying colors. And from our deepest of what we call heart, we always pray to the Almighty that each one of you come out with flying colors. तो हमारी विशेष हैं आपके साथ। अब आप नेक्स्ट सेशन जब मैं आपका लूंगा, नेक्स्ट सेशन जो आपका होगा, आज है सैटरडे और संडे, टुडे इज संडे, ओके। तो नेक्स्ट सेशन फिर 5 बजे हम रखेंगे, और 5 बजे क्लासेस या तो लाइव होंगी या लाइव स्ट्रीम कर दी जाएंगी या प्रीमियर कर दिया जाएगा। आप जरूर पहली क्लास अटेंड करें, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताएं।
उनको बोलें कि आप चैनल सब्सक्राइब करें एंड यू योरसेल्फ विल सी द डिफरेंस। और पहले हम स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक ब्रांच अकाउंट से, जो हैवी चैप्टर है, उसके बाद हम लेंगे हायर परचेज को। पहले हम ब्रांच अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हायर परचेज, फिर डिपार्टमेंटल रॉयल्टीज, फिर सेल बैलेंसिंग लेजर, यानी कि जो टफ यूनिट्स हैं उनको हमने पहले लेना है। इज इट क्लियर टू यू? तो पहले हम ब्रांच अकाउंट से नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। देन यू विल गेट एन आइडिया हाउ वी टीच एंड हाउ द टीचिंग्स ऑफ CMA शुड बी डन। तो इन शब्दों के साथ थोड़ा सा आपको कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आज बताना था, तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आपकी एक्सपेक्टेशंस पे ये सेशन आया होगा और आपको कुछ बेनिफिट इस सेशन का डेफिनेटली मिला होगा। प्लीज़ अपने जो कमेंट्स हैं, अपने जो फीडबैक्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट्स में तो आप लिख ही रहे हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देन ओनली आई विल गेट एन आइडिया, करेक्ट। और ये शीट्स जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउनलोड कर दूंगा अपलोड, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। It's time to say then goodbye from here in Delhi, and definitely we are going to meet you then day after tomorrow at 5 p.m. Correct? Okay, and goodbye.